हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास को, जिसमें हम प्राचीन भारत को देखेंगे। और ये बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे बिहार के पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे। जितने भी पीवाईक्यू होंगे बिहार के उसको हम देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिटेल्ड एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार किया जा सकता है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मेहरगढ़ से जो प्राप्त हुए हैं वो सबसे जो प्राचीनतम था वो गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और आपको नोट बना के लिख लेना है कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लौरा देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। इसका जो काल निर्धारण है वो मेहरगढ़ से पहले का माना जाता है, ठीक। ये नवीनतम साक्ष्य के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लौरा देव, याद रखना इसको आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैलियोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैलियोलिथिक युग यानी ताम्रपाषाण काल। कौन सा? ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाण युग। इस काल में लोग तांबे के साथ साथ पत्थरों के औजार का भी प्रयोग किया करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था सामान्यतः? तो ये लाल रंग का उपयोग किया गया था, ठीक। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता एक ऐसे युग में पड़ता है जहां पे लिपि तो थी परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। इसे पढ़ा नहीं जा सका। जब इसे पढ़ा नहीं जा सका तो हमारी पूरी तरह निर्भरता किस पे रही? हम पूरी तरह किस पे निर्भर रहे? तो पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहे, पुरातात्विक साक्ष्यों पर। ऐसे युग को कहा जाता है अदैतिहासिक काल कहा जाता है, जिसमें लिपि तो है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें लिपि को पढ़ा जा सका है और यहाँ पे अनेक प्रकार के धार्मिक किताबें, साहित्य इत्यादि मिल चुके हैं, ठीक। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहां पे लिपि मौजूद नहीं थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंटों से बनी हुई इमारतें, ठीक। 2011 का बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। क्या आया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो कौन है? लोथल। इसे गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? अभी अभी आपको बताया था गुजरात में कौन है? लोथल स्थित है। गुजरात में कौन स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित एक जगह है, ठीक। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ऐसा कौन सा स्थल है जहां से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो उसका नाम है बनावली। बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है और यह हरियाणा में स्थित है। कहां स्थित है? हरियाणा में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सिक्स्थ बीपीएससी के प्री में आया क्वेश्चन है 2020 में। कह रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य मिले हैं। तो उस जगह का नाम क्या है? उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आपको कमेंट में बताना है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे?
ऐसे कौन थे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं रहे हैं? तो उनका नाम है बीए स्मिथ। कौन है? बीए स्मिथ। ठीक, आपको बता दें 1921 में दयाराम साहनी 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। किसने? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक, और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी, मोहनजोदड़ो की, वो 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। किसके द्वारा किया गया था? तो राखलदास बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से कोई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। कब आया है? 1994 में। यानी देखिए कितना पुराना आपको एमसीक्यू कराया जा रहा है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया? परसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है, और जो ये नदी है इसको वर्तमान में कौन सी नदी कहा जाता है? तो रावी नदी। कौन सी नदी है ये? वर्तमान नाम है इसका रावी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल, कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूरी तरह किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। तो कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। कौन सा मंडल है? 9वां मंडल पूरी तरह सोम को संबंधित है। आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडलों का जिक्र मिलता है। ठीक है, और 9वां मंडल किससे रिलेटेड है? सोम से रिलेटेड है। इसमें कितने मंत्रों का उच्चारण किया गया है? तो इसमें 114 मंत्रों का उच्चारण किया गया है। 114 मंत्रों की बातें की गई है। ठीक है, ये सोम क्या था? एक पेय पदार्थ था, मुख्य पेय पदार्थ किसका? आर्यों का। किसका? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ ये रहा था। और सोम कौन से पर्वत से प्राप्त किया जाता रहा है? तो सोम कौन से पर्वत से प्राप्त किया जाता है? तो मुंजवत पर्वत से। कौन से? मुंजवत पर्वत से सोम को प्राप्त किया जाता था। और जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें चारों वर्ण जो हैं, चारों वर्णों का जिक्र मिलता है। किसका? चारों वर्णों का जिक्र। कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए चारों वर्णों का जिक्र कौन से मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल एनालिसिस कर दिया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी अभी आपको बताया था ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। ठीक है, 14th बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो आगे की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके जो रचनाकार थे उनका नाम था विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का जो रचना की थी विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 3य मंडल में है। 9वें मंडल में आपने देखा था सोम का जिक्र है, 10वें मंडल में वर्णों का जिक्र है और 3य मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है। किसके? ऋग्वेद के। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऐसा कौन सा दर्शन है जिसने परमाणु सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया था। तो योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक। ठीक है, तो इनमें से जो
कई सारे उत्तर हैं, उनमें परमाणु सिद्धांत का क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम या कुंडलग्राम भी इसे कहा जाता है। लगभग कितने ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी, महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वो कौन से नगर में हुई थी, तो कौन से नगर में हुई थी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। कितने साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन रहा था, जो महावीर थे जैन तीर्थकर, उनका जो पहले शिष्य थे वो कौन थे, तो उनका नाम क्या था, जमाली। क्या था, जमाली जो थे भगवान महावीर के पहले शिष्य रहे थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, ऐसा कौन है जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो वो कौन है, 14 पूर्व। 14 पूर्व। ठीक है, जो अंतिम नंद राजा थे, जो अंतिम नंद राजा थे, ठीक है, नंदों के जो अंतिम राजा थे उनका नाम क्या था, संभूत विजय। क्या नाम था, संभूत विजय। और भद्रबाहु, संभूत विजय और भद्रबाहु जो संघ के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, उनके समय में 14 पूर्व का संकलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, कौन से स्थान पर दिया था, तो उसका नाम था सारनाथ। कहां दिया था, सारनाथ में दिया था। कौन सी आयु में उनको पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस टाइम पे उनका उम्र थी 35 ईयर। 6 वर्ष की साधना के बाद उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और वो दिन कौन सा था, तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। दिन कौन सा था, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन था, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, त्रिपिटक बौद्ध से संबंधित है और त्रिरत्न जैन से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध से संबंधित है और त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए, आ ही गया। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, अभी आपको बताया, जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, ऐसी कौन सी बात है जो बौद्ध और जैन में समान नहीं है, उसका नाम क्या है, आत्मदमन। क्या, आत्मदमन। जैन धर्म में किसी भी जीव को मारने की कोई भी बात नहीं कही गई है, जो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म को एक दूसरे से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का कौन सा वृक्ष है, तो पंचम, 5वां वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है, 5वां वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, किसने किया, आजीवकों ने किया। आजीवकों के लिए जो विहार बनवाए हैं वो अशोक और अशोक के
बेटे ने बनवाए हैं। ठीक है, इसमें बराबर की गुफाओं में जो मेन गुफाओं के नाम है वो सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़, ये भी बराबर की गुफा में ही स्थित है। कौन? सुदामा की गुफा। कौन? सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़, ये भी कहाँ स्थित है? बराबर की गुफाओं में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था मखली गोसाल। क्या नाम था? मखली गोसाल नाम था। और ये प्रारंभ में किसके शिष्य थे? आजीवक संप्रदाय में जाने से पहले ये महावीर के शिष्य थे। किसके? महावीर के शिष्य रहे थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? इनमें से पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो वो है उदयीन है। कौन है? उदयीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया? तो वो भी कौन रहे होंगे? उदयीन रहे होंगे। ये किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से संबंधित थे? उदयीन हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश का संस्थापक भी कौन माने जाते हैं? तो उदयीन ही माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? क्वेश्चन नंबर 31 है। ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो कौन थे बताओ जिन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया था? बताओ, नाम बताओ कौन थे? तो उनका नाम था बिंबसार। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र, जहां पे राजा का जो चुनाव होता था वो सर्वसम्मति से होता था। गणतंत्र का मतलब होता है राजा का चुनाव सर्वसम्मति से। वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छियों द्वारा स्थापित किया गया। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की जो पहली राजधानी थी वो कौन थी? तो मगध की जो पहली राजधानी थी उसका नाम था राजगृह। क्वेश्चन ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अभी मैंने बताया था अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। ठीक है। सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये किसने की थी? विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की थी। विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है और बिहार पीसीएस में 2 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दूत बनकर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आया था और ये सेलिकस निकोटर द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? सेलिकस निकोटर द्वारा भेजा गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इंडिका का लेखक कौन था? क्वेश्चन रिपीट हुआ। इंडिका के लेखक कौन था? मेगास्थनीज थे। अब ये भी क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल कर दिया। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो व्यद्रथ जो थे वो अंतिम मौर्य सम्राट थे। व्यद्रथ कौन थे? अंतिम मौर्य सम्राट थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें रुद्रदमन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो उसका नाम क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं।
निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव रहा है? ऐसे कौन से राजा हैं जिनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव है? तो उनका नाम है खारवेल। खारवेल के एक अभिलेख है हाथी गुम्पा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। और खारवेल कौन से वंश से संबंधित है? वंश कौन सा है इनका? तो चेंदी वंश है। कौन सा वंश है? चेंदी वंश। बोले तो कलिंग से। कहां से थे ये? कलिंग से थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये हाथी गुम्फा अभिलेख की अगर भाषा पूछी जाए तो कौन सी भाषा में लिखा था? प्राकृत में। कौन से? प्राकृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध कौन से वंश से था? तो अभी मैंने ऊपर जस्ट डिस्क्राइब किया था, चेंदी वंश उनका संबंध था। ये 16 और 62 बीपीएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है वो कौन है? समुद्रगुप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया वो कौन थे? हुणों को पराजित करने वाले गुप्त सम्राट कौन थे? तो स्कंदगुप्त, उनका नाम था स्कंदगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किस प्रकार भूमि को अप्रहत कहा जाता है? ऐसी कौन सी भूमि है जिसे अप्रहत कहा जाता है? अप्रहत का मतलब क्या होता है? बिना जोती गई जंगली भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? अप्रहत कहा जाता है। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? ये पूछ रहा है, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इन्होंने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच किया था। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। इन्होंने बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऐसा कौन सा यात्री था हर्ष के काल में जिन्होंने भारत की यात्रा की थी? तो उनका नाम था हेंगसांग। क्या नाम था? हेंगसांग। आपको याद रखना है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना है और अपना सपोर्ट बनाए रखना है। ठीक है, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आगे भी बनाते रहें और आपको सिलेक्शन में सहयोग प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं अब। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है राज तरंगिणी। ठीक है, ये एक व्याकरण की पुस्तक है। किसकी? व्याकरण की पुस्तक है, जिसमें किसका इतिहास दिया गया? ये व्याकरण है, प्राचीनतम व्याकरण है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बात की गई। किसके? कश्मीर का इतिहास के बारे में की गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुर जो था वो बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में ही नालंदा भी स्थित है। नालंदा और विक्रमशिला, ये भी दोनों कहां स्थित हैं? बिहार में ही स्थित हैं। और उदंतपुर भी कहां स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके अगले 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे और इसके लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। और डेली आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो आपके बीपीएससी की तैयारी में आपको बहुत अच्छी भूमिका अदा करके देंगे। और आप पाएंगे कि इससे लगभग आपके 70 से 75% क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे बीपीएससी में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद, बाय।